हेलो विद्यार्थियों। तो हम लोग पिछला जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन शुरू किया था और आज जो है हम उसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। तो बेसिकली पिछला क्लास में तो तुम लोग यही चीज़ सीखा था कि सर्कुलर मोशन जो है उसमें जो पैरामीटर्स हैं या ये बोल दीजिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमने नाम दिया था टर्म्स, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, है ना, या फिर आप अगर देखो तो वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। तो ये इस प्रकार से तीन वो जो बात है हम लोग वहाँ पर देखे थे। ये टर्म है, माने कि इसी टर्म को लेकर के, यही शब्द लेकर के सर्कुलर मोशन में अलग अलग तरह का जो है हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए वो शब्द का मतलब आपको पहले समझ में आना चाहिए था, जो कि हमने बताया था पिछले क्लास में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब चीज़ आता होगा। नहीं तो उसको एक बार पहले पढ़ लीजिए, तभी आपको आगे का जितना भी कहानी है वो समझ में आएगा, ठीक ना। इसलिए उसको आप जरूर एक बार ढंग से उसको समझ करके उसको क्लियर कीजिए। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो अब चर्चा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, यानी इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में भी जो है वो समीकरण होगा। अरे जब उसमें एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया, डिस्प्लेसमेंट आया, तो पहला जब हम गति चैप्टर पढ़ते हैं तो गति चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ भी आप देखिएगा तो समीकरण आया था गति का। तो स्वाभाविक बात है कि वृत्तीय गति अगर हो रहा है तो वृत्तीय गति में भी समीकरण होगा, लेकिन वृत्तीय गति में जो समीकरण होगा तो सारा चीज़ तो सर्कुलर मोशन के आधार पर चल रहा है। तो सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है कि एंगुलर फॉर्म में चल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो समीकरण लिखा जाएगा, यानी कि मैथमेटिकली जो समीकरण लिखोगे तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर फॉर्म वाला ही लिखेंगे। वैसे टाइम तो कोई एंगुलर फॉर्म में होता नहीं है, टाइम तो हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान दीजिए, यानी कि जो आप लोग पढ़े थे इससे पहले वाला चैप्टर में, यानी कि काइनेमेटिक्स में जो पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी के जगह पर ये फॉर्मूला आ गया। a के जगह अल्फा, v के जगह ओमेगा, और u के जगह ओमेगा 0 और t तो t रहेगा ही। वैसे v ओमेगा का मतलब होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, केवल और केवल फाइनल वेलोसिटी, जब हम लोग v के बारे में पढ़े थे यानी कि काइनेमेटिक्स में। तो उसी के स्थान पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जाकर के बैठ गया, और इनिशियल वेलोसिटी के जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जाकर के बैठ गया। फिर उसके बाद अल्फा जो बैठा है वो एक्सेलरेशन के जगह पे, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन के जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन जाकर के बैठ गया, और टाइम तो वही रहेगा। तो एक समीकरण अपना ये हो गया, और ये जो समीकरण है ये सर्कुलर मोशन के लिए अप्लीकेबल है ना। तो इस तरह से हम ये समीकरण को फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। सिमिलरली वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर के जगह पे ओमेगा का स्क्वायर, यू स्क्वायर के जगह पर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2as। ए अल्फा हो गया, माने एक्सेलरेशन के जगह पे अल्फा यानी रिप्लेस करके रख दिए, और थीटा तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो आया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। सिमिलरली उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी एक फार्मूला था। तो यू एस का मतलब था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और u के जगह तो ओमेगा 0 आएगा, t तो रहेगा वैसा ही, और a के जगह पे यानी कि एक्सेलरेशन के जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये तीन फार्मूला जो है हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जो कि सर्कुलर मोशन में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर हम लोग अभी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पर नहीं बात करें, क्योंकि ये टाइम पास होगा खाली, क्योंकि तुम्हारा इसमें जो है ना क्वेश्चन जो होता है फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन, जैसा कि तुम लोग काइनेमेटिक्स में किया है वैसा ही टाइप का है ना। लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करेंगे। थोड़ा पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो पहली बात तो ये आपका जो है इक्वेशन ऑफ समीकरण, यानी कि सर्कुलर मोशन जो है उसका जो समीकरण है ये आपको याद रखना है। भारी बात है नहीं, इसको ऐसे ही जिस तर्ज पर हम लोग काइनेमेटिक्स में जो हम लोग लिखे थे उसी तर्ज पर हम इसको ले आते हैं। अगर कोई चाहे तो उसी तरीका से डिराइव भी कर सकता है। माने
जैसे काइनामेटिक्स में हम लोग डेराइव किए थे ना, फार्मूला को प्रूफ करते हैं, वैसा ही इसका भी फंडा लेकर के प्रूफ कर सकते हो, है ना। लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना मैथमेटिक्स तो लोग सीखा ही है, उसके आधार पर चाहो तो अपना प्रूफ करके देख लेना, लेकिन ये हमारा हो जाएगा फंडा, ठीक है। अगर कोई प्रूफ करना भी चाहे तो एक बार काइनामेटिक्स वाला पढ़ लेना और उसी के पैटर्न पर इसको प्रूफ कर लेना, आगे बढ़ते चलो इसी के पैटर्न पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन यानी सर्कुलर मोशन का। अब बात यहां पर है कि सर्कुलर मोशन भी दो कैटेगरी में होगा, एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान वृत्तीय गति और नॉन यूनिफॉर्म का माने असमान वृत्तीय गति। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का खासियत ये है कि इसमें इसका स्पीड जो है, जो पार्टिकल चलेगा उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म का खासियत ये है कि इसका स्पीड जो है वो वेरिएबल होगा। वैसे सर्कुलर मोशन करेगा कोई भी पार्टिकल तो उसका डायरेक्शन तो मोशन का हमेशा बदलेगा, ये तो तय है कि इसका ये बदलेगा। लेकिन जैसे वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं उसको, स्पीड जो हम देते हैं, वो स्पीड लगातार अगर बदलता है तब हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी असमान है। लेकिन अगर आप इसका चाल जो है वो कांस्टेंट रखते हो, माने स्पीड अगर कांस्टेंट रखते हो, तो उस केस में ये जो सर्कुलर मोशन होगा, इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसलिए हमने इसके बारे में लिख दिया एक एक लाइन कि इन दिस केस, इस केस में यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, माने इस परिस्थिति में क्या होगा, वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करेगा, ठीक है, नियत चाल से इस पर गति करेगा। तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय रास्ता पर यह गति करता है तो वृत्तीय रास्ता पर गति करने का मतलब ये होता है कि सेंटर के तरफ इसको कोई ना कोई है जो खींच रहा है। याद रखिएगा इस बात को। अगर मान लीजिए इसके पास कोई ना कोई वेरिएबल अगर स्पीड होता तो एक एक्सेलरेशन इसका जो है टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय भी काम करता, लेकिन हम तो बोल रखे हैं कि इसका स्पीड कांस्टेंट रखे हैं। तो स्पीड जब कांस्टेंट रखे हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर नहीं होगा, केवल और केवल सेंटर के तरफ एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उस एक्सेलरेशन का नाम होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। चूँकि ये वेलोसिटी पर ये कांस्टेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसका नाम जो दिया जाता है वो होता है क्या चीज़, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ध्यान रखना इस बात को, इसको हम प्रूफ करेंगे फार्मूला को। अभी खाली बस ये दो टर्म को अलग अलग डिफाइन करना है, इसीलिए हम आपको जो है ये वाला बात यहाँ समझा दे रहे हैं कि फार्मूला प्रूफ किया जाएगा और अभी हम प्रूफ करेंगे इसको, ठीक ना। तो पहले आप क्लियर कट समझ लो, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय रास्ता पर एक समान चाल से चले या नियत चाल से चले तो उस गति को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति। और जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस पर केवल त्वरण एगो जो काम करेगा वो सेंटर के तरफ काम करेगा। ध्यान रखना, सेंटर के तरफ, इधर के तरफ जो है वो त्वरण काम करेगा और इस त्वरण को बोलते हैं क्या चीज़, नॉर्मल एक्सेलरेशन, या इसी का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रण बल, अभिकेंद्रण त्वरण। ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी वस्तु हो अगर वृत्तीय गति करता है तो उस पर एगो ये वाला त्वरण तो हर हमेशा काम करता है, एक्स्ट्रा और भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन करने के लिए ये वाला एक्सेलरेशन होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ खींच के रखेगा तब ना इधर ही घूमते रहेगा। अगर मान लो ये खींच के नहीं रखेगा, इधर नहीं खींच के रखेगा तो सीधा निकल जाएगा पार्टिकल। इसीलिए याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी पार्टिकल चाहे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगावे, चाहे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगावे, कोई भी पार्टिकल हो अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक एक्सेलरेशन एकदम जरूरी है। और एक एक्सेलरेशन बोलो या एक फोर्स बोलो, बात यहाँ पर हम लोग सिमिलर मानेंगे, क्योंकि फोर्स है तभी एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर बल नहीं लग रहा है तो फिर त्वरण कहाँ से आएगा। तो इसीलिए ये बल या त्वरण एकदम अनिवार्य है और इसका नाम होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल। इसको बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रण, केंद्र को खोजने वाला त्वरण। ठीक है, तो इस पर तो हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे। तो फिलहाल हमको खाली ये समझने के लिए ये फार्मूला भी याद रखना है अभी। लेकिन जब आप
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, असमान वृत्तीय गति की बात करते हैं। तो असमान वृत्तीय गति में कंडीशन ये है कि इसका जो चाल होगा वो परिवर्तनशील होगा, वेरिएबल होगा। इसका मतलब एक तो वृत्तीय गति करवाने के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन काम करेगा ही, साथ में अब जब इसका वेरिएबल स्पीड भी कर दिए तो एक एक्सेलरेशन इधर भी काम करेगा, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या स्पर्श रेखीय त्वरण। समझ गए बात को? तो इन दोनों के बारे में हम अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल माने कुछ नहीं, वही जो हम लोग पढ़ते हैं ना, dv/dt, वही सिंपल जो हम लोग पढ़े हैं उसी को, लीनियर वाला जो पढ़े थे उसी को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल, जो भी पार्टिकल यहाँ पर होगा, इस पार्टिकल पर नेट एक्सेलरेशन कितना काम करेगा? दोनों जब परपेंडिकुलर है तो वेक्टर के नियम के अनुसार से डायरेक्ट इसको जोड़ दो, an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। वेक्टर का नियम तो यही कहता है, प्लस और भी cos थीटा भी लिखते हैं, तो cos थीटा 90 हो जाएगा। cos 90 का मतलब 0, यानी कि cos वाला जो एंगल वो वैल्यू जो है वो खत्म कर दिए हम, ठीक है। तो सीधे तौर पर नेट एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म में ये हो जाएगा, यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन तो केवल एक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के सर्कुलर मोशन दो तरह का, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और दोनों में फर्क क्या चीज़ का है? तो फर्क यही है कि इसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड क्या होगा? वेरिएबल होगा। एक और फर्क ये है कि इसमें केवल और केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन काम करता है और इसमें नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों काम करता है। दोनों का नाम हम लिख दे रहे हैं, चूंकि नॉर्मल का फार्मूला तो यहाँ पर लिख ही दिए हैं तो ये वाला वैल्यू यहाँ रखा जाएगा, लेकिन टेंजेंशियल का फार्मूला तो उसके लिए हम यहाँ लिख दिए, ये वाला उठा के यहाँ रख देगा, ठीक है। ये टेंजेंशियल का फार्मूला इसको उठा करके यहाँ रख देगा, यानी कि नेट वैल्यू निकालने के लिए जब बात होगा तो, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको जो है इतना बात पहले नोट करना होगा, और इतना नोट करने के बाद फिर इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप पहले नोट कर लो अपना, इसको हम मिटा देंगे। ये an का मतलब क्या है, at का मतलब क्या है? चूंकि फार्मूला तो लिख लिया सब, लेकिन इसका मतलब क्या है ये आप लिख लीजिए। an का मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, अभिलंब त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्रण त्वरण, ठीक ना। अभिकेंद्र त्वरण या अभिलंब त्वरण, दोनों में से कोई भी नाम बोल दो। और at का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण। तो इसको आप रोक करके आप अपना इसको पहले नोट कर लो, और फिर आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है अभिकेंद्रण त्वरण। जो फार्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, क्या फार्मूला था? तो an बराबर जो हम लोग फार्मूला पढ़े v² या रेडियस जो भी हो उसका, हम लोग जो ये फार्मूला पढ़े इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये वाला फार्मूला जो है वो आया है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ, हालांकि फार्मूला तो याद रखना ही है, इससे जुड़ा हुआ और भी बातें जो है हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको अपना रोक करके अपना जो है वो लिख लेना, ठीक ना। चलिए हम आते हैं इस पर। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर इसका रेडियस r है, कांस्टेंट है, और पार्टिकल B से A पर गया है, मान लेते हैं थीटा एंगल ट्रेवल किया है, तो A पोजीशन पर इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कि x पर कितना है, y पर कितना है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर तो हम पढ़ाए हैं, एक्स वाई निकालना होता है। तो वस्तु का स्थान सदिश, अगर कोई वस्तु का स्थान सदिश लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? देखो, पहली बात, हम स्थान सदिश को हम मान लेते हैं, उसको हम कैपिटल R वेक्टर मान लेते हैं। ये R वेक्टर जो है वो ये स्थान सदिश का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्वाभाविक बात है कि स्थान सदिश क्या होगा? स्थान सदिश का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली अगर कोई लिखेगा भी तो O से लेकर के A तक ये इसका दूरी जो रहेगा वो, और साथ में इस R का यानी कि जो इसका वैल्यू होता है, इसका कैप लगाने का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, कैप लगाने का मतलब होता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। तो इससे फायदा ये माने हम लोगों को इस बात का पता चलेगा कि OA जो दूरी है वो दूरी, और इसी के डायरेक्शन में जो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो लिख दो।
अब इससे अब कहोगे कि इससे क्या बेनिफिट है, तो एक बेनिफिट आपको हम बता रहे हैं। हमको तो यहाँ से आर वेक्टर निकालना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर। मान लिए कि इसका पोजीशन वेक्टर आर है, हमको यहाँ पर ओ ए का वैल्यू चाहिए, तो ओ ए का दूरी अगर कोई लिखेगा तो आर ही होगा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर लिखेगा तो यूनिट वेक्टर तो दोनों में होता है, एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है। तो ई एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, दोनों में ना होगा। तो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। अगर लिखोगे तो यूनिट वेक्टर कहता है, आप ऐसे लिखिए, ये कहता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लिखिए। अब कहोगे ये ऐसा हम क्यों लिखे, आई कैप जो है कॉस में क्यों लगावे। तो एक चीज़ बताओ, अगर थोड़ा देर के लिए हम इस चीज़ को अगर वेक्टर मान लें, तो ई जो अपना है ये रिजल्टेंट हो गया, आर जो है वो रिजल्टेंट हो गया। इसको अगर इधर लाओगे तो कॉस थीटा आएगा, इसको अगर इधर लाओगे तो साइन थीटा आएगा। तो इसका जब पोजीशन लिखोगे तो इसका पोजीशन अगर वाई में लिखोगे तो वाई में साइन थीटा आएगा, और इसका पोजीशन अगर एक्स में लिखोगे तो एक्स में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अगर इस दोनों को सॉल्व करो, यानी कि यूनिट वेक्टर को सॉल्व करो, तो इसका वैल्यू तुमको 1 दे देगा, देख लो सॉल्व करके। क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रूट अंडर दोनों का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट क्या करोगे, 1 आ जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू जो है वो तो 1 ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर ही है। लेकिन इससे बेनिफिट होगा हमको। अब कहोगे ये माने अगर नहीं याद रहा तो आप इसको तुम लोग याद रखना। यहाँ पर अगर 2 डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखते हैं एक साथ, तो आर कैप का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। और इतना लिखने के बाद कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं, ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई ऐसा लिख दिया तो इसको बोलेगा ई कहाँ से ले आए। अरे इसको सॉल्व करके देखो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना कर दो, भाग कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये 1 हो जाएगा सॉल्व करेगा तो। लेकिन इससे फायदा होगा हमको, क्योंकि हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, ई तक है रेडियस है, ठीक ना, ई तक रेडियस है ना। ई तो तुम्हारा एंगल आ गया जो कि सॉल्व करके 1 देगा, यानी कि यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लीजिए समय के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, अगर समय के सापेक्ष दोनों ओर अगर अवकलन कर देते हैं तो देखो क्या होगा। डिफरेंशिएशन दोनों साइड करना है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन आर वेक्टर का भी होगा dt, और इसका भी होगा टोटल का। तो टोटल का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन में आर आएगा, कॉस थीटा आई कैप आएगा, प्लस साइन थीटा जे कैप आएगा, और बट्टा dt आएगा। तो खैर ये एक प्रकार का पोजीशन है। तो पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो भी हो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम बराबर तो वेलोसिटी होता है, ये बात तो सब पढ़ा ही है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी रख लेंगे। हालांकि वेक्टर लगा भी सकते हो, तुम्हारा मर्जी, नहीं भी लगा सकते हो। तो चलो मान लेते हैं हम जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। अब ये आर जो है तो रेडियस है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट होगा ना, ये तो बाहर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कॉस का होगा और साइन का होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा बट्टा dt, और साथ में इसका आई कैप तो रहेगा ही। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बट्टा dt, और ये रहेगा क्या चीज़, जे कैप, ठीक ना। तो अब अगर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट होता नहीं है, लेकिन हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो उस मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पर इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला चीज़ हालांकि तू लोग सीखा भी है, पता नहीं याद है कि भूल गया। डी थीटा बट्टा dt ऐसे कर सकते हैं, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे तुमको फायदा ये होगा कि इसका अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसका भी वही काम करो, साइन थीटा बट्टा डी थीटा और इंटू डी थीटा बट्टा dt, और इसका जो है वो जे कैप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अब कॉस का
थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी बराबर आर, और इसमें से देख लो डी थीटा बट्टा डी टी, डी थीटा बट्टा डी टी कॉमन कर लेते हैं। तो डी थीटा बट्टा डी टी कॉमन कर लिए तो अंदर बचेगा, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप ये रहेगा। और इसका अगर सॉल्व करोगे तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, कॉस थीटा जे कैप। बाकी सब तो बाहर हो गया। अब डी थीटा बट्टा डी टी बराबर एक फार्मूला तू लोग पढ़ा होगा, अगर याद हो तो, इसको बोलते हैं ओमेगा, और साथ में हमारे पास ये रहेगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इसको जो है अपना रोक करके इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसको आप रोकिए और इतना पर पहले नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं एक साइड से। ठीक ना, इसको अपना रोक करके नोट करना है इसको। चलिए एक साइड से मिटाते हैं और फिर इसी कहानी को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखो, तो अब यहाँ से करना क्या है कि जो हमारे पास आया है ना टर्म, इसको अगेन फिर से डिफरेंशिएट करना है। जो टर्म आपके सामने आया है इस टर्म को वापस डिफरेंशिएट करना है और फिर देखना है कि इसका वैल्यू जो है वो कितना आता है, या इसका वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको वेक्टर रहने देना, अभी मत हटाओ, लास्ट में एक ही बार में सबका हटा देंगे। ठीक ना, ठीक रहेगा। वेक्टर उसको रहने देना, अपना रोक करके इसको लिख लो और वेक्टर को जो है उस पर रहने देना, खाली ध्यान रखना। ठीक ना, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इसको अगर अगेन फिर से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या टर्म आता है। इसका वैल्यू जो भी आवेगा उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक ना, चलिए इसको यही इक्वेशन जो है इसी को हमको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट both side with respect to time। समय के सापेक्ष दोनों ओर, पुनः समय के सापेक्ष दोनों ओर पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर जब पुनः अवकलन किया जाएगा, माने कि ये समीकरण को, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर डी वेलोसिटी वेक्टर बट्टा डी टी, और खैर ये दोनों तो फिर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रख लो डायरेक्ट, और डिफरेंशिएशन अब ये दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ से माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बट्टा डी टी आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा बट्टा डी टी ये जे कैप। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब अगर गौर से देखो तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा तो फिर वैसा ही डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें भी डी थीटा बट्टा डी टी, इसमें भी डी थीटा, क्योंकि डायरेक्ट टी के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हो ना। तो ये वेलोसिटी बट्टा टाइम जो है ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये आर इंटू ओमेगा ये तो कांस्टेंट है। अब इसका अगर फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर तुमको यही काम करना पड़ेगा, साइन थीटा डी थीटा और ये डी थीटा बट्टा डी टी और ये आई कैप प्लस, इसके लिए अगर कोई लिखना चाहेगा, ये वाला जो टर्म है इसके लिए अगर कोई लिखना चाहेगा तो इसके लिए हम लोग अगर लिखेंगे तो इसके लिए भी वही हाल होगा, कॉस थीटा बट्टा डी थीटा इंटू डी थीटा बट्टा डी टी और ये हो जाएगा जे कैप हो गया। अब फिर से डी थीटा बट्टा डी टी जो है कॉमन कर लेंगे, तो ए वेक्टर यानी एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर आर इंटू ओमेगा। इसको अगर देखोगे तो इसमें से फिर से डी थीटा बट्टा डी टी तो कॉमन होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का कॉस होता है, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक ना, और अगर अब जो है ये डी थीटा तो बाहर हो गया, ये तो आई कैप हो जाएगा, और इसका कॉस का अगर करोगे, ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, साइन का होता है कॉस, कॉस लिख दिए, ये माइनस ई वाला है, ये मत सोचना कि इसका माइनस कॉस कर दिए हैं। ठीक ना,
ये माइनस पहले से है। अब इसका अगर सॉल्व करोगे तो स्वाभाविक बात है कि इसका अगर सॉल्व करोगे तो इसका जो होगा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो ए वेक्टर बराबर ये देखो डी थीटा बट्टा डी टी जो है फिर से ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा गुने ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, तो ई वाला दोनों में से पहले माइनस कॉमन किए आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर और साथ में इसमें क्या बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस इसके लिए लिखोगे तो साइन थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं जे कैप। और अगर किसी को नहीं याद हो तो अपना यहाँ पर याद करवा दे रहे, लिख लेना अपना, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बट्टा डी टी, ठीक ना, ये वैल्यू होता है। अब अगर गौर से देखो तो आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर जो लिखा था उसका वैल्यू यही था, देख लेना पीछे कॉपी पर लिखा होगा तुम्हारा, इतना बराबर जो था वो यूनिट वेक्टर था। इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर अगर कोई लिखेगा तो माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर और साथ में आर कैप माने कि यूनिट वेक्टर, ध्यान रहे आर कैप लग गया माने यूनिट वेक्टर, तो ई हो गया एक्सेलरेशन का हमको फार्मूला मिला। और ई जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में सेंटर की तरफ था, तो इसीलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन आप क्या करते हो बोल सकते हो, इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो अब एक बात याद रखना, यहाँ से अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे, इन मैग्नीट्यूड अगर हम इसका परिमाण में लिखें, परिमाण में अगर हम इसको परिमाण में लिखें तो स्वाभाविक बात है कि वेक्टर हट जाएगा, यानी कि सब में जो है वो मॉड लग जाएगा और ये तुम्हारा जो आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप और इसमें भी मॉड लगेगा। तो खैर ये सब तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है मैग्नीट्यूड में 1, और इसका तो खैर मैग्नीट्यूड ऐसा ही लिखाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आया तुम्हारा ये क्या चीज़ हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ध्यान रखना ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, अभी केंद्र त्वरण हो गया। लेकिन हम जो ये एक्सेलरेशन निकाले हैं, ठीक है, ये रेडियस है और ये ओमेगा है, ओमेगा का मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये कोणीय वेग है। लेकिन हम जो तुमको फार्मूला लिखवाए हैं वो फार्मूला तो लीनियर वेलोसिटी में था, तो चूंकि हम ये भी तो तुमको बताए हैं कि v बराबर होता है आर इंटू ओमेगा, यही तो फार्मूला हम बताए हैं, इसीलिए यहाँ से ओमेगा बराबर आप v बट्टा आर तो लिख ही सकते हो। तो ई वाला वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो ए एन बराबर वैल्यू अगर पुट करोगे वहाँ पर तो आर इंटू वी स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से नॉर्मल वेलोसिटी नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर आएगा कि नहीं, यही फार्मूला तो हम तुम लोग को बताए थे। लेकिन अभी जो है ये दोनों फार्मूला तुम लोग याद रखेगा, ठीक है, ये दोनों फार्मूला यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर वेलोसिटी को लेकर के जो फार्मूला आया है उससे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखो, और जो लीनियर वेलोसिटी के लेकर के आया है इसको भी याद रखो। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, तो पहले ये फार्मूला तक पहले नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं इसके फोर्स पर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस पर हम लोग आते हैं, तो उसको डिफाइन करेंगे और उसी के कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अभी। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, रोक करके हम बढ़ते हैं आगे। देखो दो फोर्स है जिस पर हम लोग बात कर लेंगे, हालांकि दो फोर्स वही चीज़ है जो अभी एक्सेलरेशन पर है, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें एक का नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक का नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रण बल, और एक है अभिकेंद्र बल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ शब्द का और डायरेक्शन का, लेकिन फार्मूला जो बेसिकली दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो दोनों का फार्मूला सेम इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके रीजन्स हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बल जो किसी भी वस्तु का जब वृत्तीय गति हो तो हमेशा सेंटर के तरफ काम करे, है ना, यानी कि सेंटर के तरफ काम करे, तो इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रण बल, यानी वैसा बल जो किसी वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर आरोपित होता है, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रण बल, यानी केंद्र को खोज रहा होता है, जब तक ये घूमते रहेगा ये केंद्र को खोजते रहेगा, ठीक है, और ये बल आरोपित होते रहेगा। और याद रखिएगा
अभिकेंद्रण बल का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा यही फार्मूला, माने अभिकेंद्रण बल नाम का एक बल है, लेकिन याद रखिएगा अभिकेंद्रण बल के रूप में कोई भी फोर्स होगा जो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है। जैसे मान लो रस्सी है और रस्सी में आप क्या करो, बॉल को बांध करके आप नचाओ, घुमाओ, या छोटा सा किसी भी पार्टिकल को बांध करके अगर घुमाओ, तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा, अभिकेंद्रण जो होगा, यानी केंद्र की तरफ जो बल लगा रहा होगा, कौन, रस्सी में जो टेंशन बल लग रहा है वो, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या हो गया, अभिकेंद्रण बल हो गया। उसी तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो स्वाभाविक बात है कि पृथ्वी और सूर्य जो है एक दूसरे को खींच रहे हैं। कौन सा बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो वही गुरुत्वाकर्षण बल जो है वही बन गया क्या चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई भी फोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम केवल सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे दिए। माने सेंट्रीपिटल फोर्स भी कोई फोर्स के द्वारा दिया जाता है, जैसे रस्सी वाला केस में टेंशन फोर्स देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सूर्य के चारों ओर कोई मान लेते हैं कि पृथ्वी नाच रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो अभिकेंद्रण बल देगा। बात समझे कि नहीं। हम लोग जब गाड़ी घुमाते हैं तो हम लोगों का जब सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ भी कौन देगा, फ्रिक्शन फोर्स देगा और साथ में ग्रेविटी भी देता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पर हम ज़्यादा बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हम लोगों को क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि फ्रिक्शन अगर खत्म हो गया तब तो हम गिर जाएंगे, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो केंद्र की तरफ एक बल लगाएगा। हम अगर गाड़ी ऐसे कर दिए तो स्वाभाविक बात है फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, तभी तो ऐसे घूमेगा। आप देखिएगा जब भी अगर हम चल रहे हैं, घूमना होता है तो हमको ऐसे टेढ़ा पड़ना, अगर इधर घूमना है तो ऐसे टेढ़ा होते हैं। इसका मतलब हमारा पहिया इधर भाग रहा है तो सेंटर के तरफ जो है वो घर्षण लगेगा, ठीक ना, और यही घर्षण जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी बल के द्वारा दिया जाता है। तब बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होना चाहिए, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगना चाहिए। और वैसे भी F बराबर m में फार्मूला होता है, और अभिकेंद्रण त्वरण जो होता है वही काम करेगा यहाँ पर। तो अभिकेंद्रण त्वरण का दुगो फार्मूला पर है, एक r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एक तो फोर्स का फार्मूला सेंट्रीपिटल का ये हो गया, और दूसरा v स्क्वायर बट्टा r। मान लेते हैं m मास का ये वस्तु है, तो मास जो है वैसा ही रहने दो, m r ओमेगा स्क्वायर एक हो गया फार्मूला, और m v स्क्वायर बट्टा r ये दूसरा हो गया फार्मूला। ये सेंट्रीपिटल, याद रखना ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। सिमिलरली अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करो तो ठीक इसके अपोजिट होता है। इसमें बल जो काम करता है वो सेंटर के तरफ काम करता है, और इसमें जो बल काम करेगा सेंटर से बाहर काम करेगा। जैसे कि अगर मान लो हम गाड़ी पर बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी जो है घूम गया, तो हमें लगता है कि बाहर से कोई खींच रहा है। तो बाहर से जो खींच रहा है वो बल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या उसका तो अता पता नहीं है कि कौन खींच रहा है। लेकिन ऐसा तो अनुभव हर कोई अपने जीवन में किया होगा कि अगर गाड़ी पर बैठे अचानक गाड़ी चलते चलते घूम गया, तो अगर ऐसे घूम गया तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो गिरने लगते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है उसका नाम होता है क्या चीज, अपकेंद्र बल। इसी को स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, माने कि झूठा बल है, छद्म बल है ये, है कि नहीं। ये बल एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन प्रभाव है उसका, तो इसीलिए इसका नाम होता है छद्म बल, यानी स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो खैर उस पर तो हम लोग और बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यही स्यूडो फोर्स है। तो स्वाभाविक बात है ये बाहर की तरफ लगने वाला बल होगा, लेकिन फिर भी हम गिरते नहीं हैं। इसका मतलब ये जो बल बाहर की तरफ जो लगा ये बैलेंस हो गया अंदर की तरफ लगने वाला बल का। तो अंदर की तरफ तो जो बल लग रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, और बाहर की तरफ जो बल लग रहा था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्वाभाविक बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर कोई फार्मूला लिखेगा, फ्यूगल फोर्स का अगर फार्मूला लिखेगा तो एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वही तो होता है सेंट्रीपिटल। या फिर ये भी तो लिख सकता है एम बी स्क्वायर बट्टा आर। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लिख लो, ठीक ना। ये दोनों फार्मूला जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी अप्लीकेबल है। खाली बस ध्यान रखना कि ई वाला बल जो है वो सेंटर के तरफ काम करता है, और ये वाला बल जो होता है वो सेंटर के बाहर काम करता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इट इज अ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स।
ठीक है, यह श्रम बल है। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स में पी साइलेंट होता है, ठीक ना, PSEUDO, स्यूडो। ठीक है, छद्म बल यानी झूठा बल, जो है नहीं, दिख नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है, तो आपको अभी तक जो है जितना बात बताया गया है कुल मिलाकर के, इतना पहले आपको तैयार रखना है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आगे का जितना भी बात है उसको हम लोग, अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी का कहानी जो है हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें। तो इतना तक जो है आप पहले बढ़िया से नोट करो और अगला लेक्चर में आप बाकी का कहानी को आप लोग देखना।